आ जाओ। मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपको, उस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं अपने। तो इसमें क्या दे दिया? ये हाँ, ये वाला, ये सही है। चलो भाई, आ जाइए बेटा। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो एक तो ये क्वेश्चंस है। अब देखो, इसी तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें करवाऊंगा आगे भी। ये तरीका ठीक है ना भाई? यदि मैं क्वेश्चंस लिखवाता तो आधा पौना घंटा लग जाता बेमतलब में। इससे क्या समझ में भी आ जाती है, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है, आप समझ सकते हो। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है ये कि बजट कौन जारी करता है, ऐसा। ठीक है, तो ये है, निम्नलिखित में से किसको या किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया गया है? अब आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है, जवाब दे दीजिए इसका। पूंजी बजट सड़क है, इमारतें हैं, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय है कि नहीं? विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, है कि नहीं? है ना? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, नहीं कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हंसो मत, ठीक है ना? अब ऐसे है ये। अब आप देखो, ठीक है, आपने आंसर दे दिया, सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो मैंने 5-6 क्वेश्चन भेजे हैं, उसके आधार क्या है आप देखना। मैंने कल भी आपको बताया था, ऋण। मैंने आपका जहाँ ऋण शब्द आ जाए, पूंजीगत में शामिल करना है उसको, ठीक है ना? और मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह मैंने बताया था, वो इसमें आ जाएगा, ये भी ऋण। तो हम क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई जानकारी नहीं होती है, या हम भूल गए, या हम कंफ्यूज हो गए, तो होता है हमारे दिमाग में चलता है, यार ऋण तो आया तो था यार, ऋण वाला तो कम से कम हो सकता है हम उस क्वेश्चन के नज़दीक पहुंच जाए, आंसर के नज़दीक पहुंच जाए। तो इसका ये आंसर होगा ये, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए। अब ये देखिए, ये वाला, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय, गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? अब ये जो गैर योजना व्यय है, मतलब हमारी प्लानिंग में नहीं थे लेकिन खर्चा करना पड़ा। प्लानिंग में नहीं थे लेकिन खर्चा करना पड़ा, गैर योजना। ऐसा खर्चा जो योजना में नहीं था, और फिर मैंने वहां लिखाई थी राजस्व व्यय क्या होता है, जो हमें हमारी पता नहीं है लेकिन हमें करना ही पड़ता है। तो आप कह सकते हो, ऐसा खर्चा या व्यय लिखो, ऐसा व्यय जो योजना में नहीं था। ठीक। अब इसमें मैंने आपको देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें कराई थी, आप देखिए वहां टिक भी किया हुआ है, वो मैंने आपको ब्याज भुगतान एक विशेष रूप में बताया था, है कि नहीं? है ना? सब्सिडी है कि नहीं? है ना? तो अब देखो, जब आपके सामने ऐसी चीजें आ जाए ना बेटा, ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है, नए बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे आपको ये पता यार ये तो है, इसका मतलब जिसमें एक है वो आंसर होगा, इसमें एक है ही नहीं तो ये नहीं हो सकता। फिर आपको पता लगे ब्याज भुगतान, हाँ सर ने बताया भी था कि सबसे बड़ी मद यही है, सबसे बड़ी मद यही है, तो आपको वो भी याद रखना है, तो वो याद रह गया, तो 2 नंबर वाला भी है। तो इसका मतलब जिसमें 2 होगा वो आंसर होगा। अब इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन ही बच गए। आप सोचिए, मैं मान के चलता हूं यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आप जीत गए, आप विश्वास करें।
जीत गए। हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन गलत होने के चांस 50-50 है, सही भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो जिसके दो सही आ जाते हैं ना, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, आने तो देखो क्वेश्चन सारे चाहिए आपको, लेकिन जैसे यहां तक यदि आप पहुंच गए तो कम से कम तुक्का मारने के अधिकारी तो बन जाते हो। अब ये रक्षा व्यय है कि नहीं, है ना सारा, तो तीसरा भी आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सारा, ठीक है ना। चौथे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने ये है कि नहीं है हमें नहीं जानना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी। अब आप देखिए, इधर देखिए, मैं जानबूझकर आपके लिए इसी टाइप से क्वेश्चन लेकर आया, मैं चाहता तो इसको टाइप करवा सकता था, जानबूझकर ये लेकर आया, 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब इसी को काट कर या कैसे दे, जैसे आपसे क्या कह देगा, आपसे ये कह देगा कि सब्सिडी किसके तहत आता है, गैर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऐसे दे देगा, पूंजीगत बजट, कुछ भी कैसे भी, ब्याज भुगतान, ऐसे आगे आप देखना, आपको इन्हीं चीजों की अनुभूतियां होगी। आइए ये देखो, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर योजना व्यय, अब देखो बार बार ये शब्द आ रहा है गैर योजना व्यय, मैंने नहीं लिखाया आपको, अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि राजस्व व्यय में आप एक लाइन, एक मतलब एक ऐसा आगे लिख दो ब्रैकेट में कि गैर ऊर्जा व्यय, गैर योजना व्यय, ऐसे आप लिख दीजिए ये, क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। गैर योजना व्यय, तो आपके सामने वही चीज रिपीट हो रही है, उसमें ब्याज भुगतान था, इसमें अदायगी है, देख लो चाहे आप, आपके सामने मेरे पास जो क्वेश्चंस पेपर है वो कम से कम 15-20 सालों के हैं, और 15-20 सालों के ये जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए ना, बेस्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यदि मैं आपको बताऊंगा ना, आप आराम से कर लोगे उसको, ये बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन है, और आप बेस्ट कहोगे ही बेस्ट, ये देख लो, कहना ही पड़ेगा बेस्ट आपको, भारत की सबसे बड़ी सर्विस में आया हुआ ये, ठीक है। और आप देख लीजिए ये शब्द, ठीक है, और यहां ये शब्द देख लो, बार बार ये रहा, ये देखो 95-97 में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर 2014 में जब ये क्वेश्चन है तो भी 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, तो समझ रहे हो, कुछ चीजें हमारी यहीं याद हो जानी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, रक्षा व्यय भी होगा, ब्याज अदायगी भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है ना। चलिए अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए 2016 में आया हुआ है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, तो हमें यहां जानकारी होनी चाहिए घाटे का बजट क्या होता है, ये जानकारी के बगैर आगे आप नहीं बढ़ सकते, कितनी भी कोशिश कर लेना। घाटे का बजट ये है कि जिसके अंदर क्या होता है, आय कम होती है, खर्चा ज्यादा है, क्लियर। घाटे को कम करने के लिए, घाटे को कम करना है, इसका मतलब हमें आय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सरकार द्वारा कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, अब आपको इनकम बढ़ानी है, अब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से सोचिए, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताइए, घाटे को कम करना मतलब खर्चा क्या करना पड़ेगा, तभी तो आय बढ़ेगी ना, खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चे, अपने घर में कोई भगवान ना करे कोई समस्या आ जाती है तो अपने क्या कहते हैं, खर्चा कम करो भाई, कटौती कम करो, 1 किलो सेब लाते थे आधा किलो ले आ भाई, ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ये दूसरा बताओ, क्या ये होगा, बताइए। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, आपको क्या लगता है, मतलब घाटे का बजट आ रहा है, पैसा है नहीं, और नई योजना, वो भी कल्याणकारी, वेलफेयर, कल्याणकारी का मतलब समझते हो, कल्याणकारी का मतलब होता है पैसा देना पड़ेगा आपको,
समझे ना, देना पड़ेगा। इसका मतलब भाई ये तो नहीं हो सकता, आधा तो जीत गए साहब, ठीक है। तो ये बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, मेरे ना थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन है ना, मैं आपको ऐसे क्लू दे जाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो जीत गए आप, ठीक है। अब देखो, राजस्व व्यय को घटाना, अरे घटाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो एक तो होगा ही होगा, ये सही है। सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, बताइए, सब्सिडी जो आप दे रहे हो युक्ति संगत बनाना, बताइए मतलब ठीक करना। जो आप सब्सिडी दे रहे थे ना, उसको ठीक करना, समझा ना। जैसे मान लीजिए 30% सब्सिडी दे रहे थे, तो ये कहा गया कि भाई ऐसे है, देखो यार कि किसी के पास यदि कोई बढ़िया है तो छोड़ दो यार सब्सिडी, क्यों करते हो, ठीक है ना। तो ये होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 1 व 3 होगा। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं आपको, आइए देखो, ये क्या कह रहा है, आयात शुल्क को कम करना। इधर देखिए, आयात शुल्क को कम किया, इंपोर्ट फी, इसको कम किया। मैंने मोबाइल मंगाया, आप या भारत ने मोबाइल मंगाया चाइना से, ठीक है। चाइना से बनाया तो आ रहा है ना हमारे पास, आ रहा है। मैंने आयात शुल्क कम कर दिया। जब आयात शुल्क कम कर दिया तो भारत को पैसा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, कम मिलेगा ना भाई। भारत सरकार जब विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर शुल्क ज्यादा लगाएगी, वही तो पैसा मिलेगा उसको। तो इसका मतलब जो देश की आय है वो क्या होगी, कम होगी। और देश की आय कम होगी तो ये हम तो बढ़ा रहे हैं भाई, समझे ना बात को, ये है। तो आप ये थोड़ा सा साइड में जरूर लिख लें ये चीजें, ताकि ना समझ में आए पूछ लेना भाई। ऐसा अभी बच्चे बता रहे थे कि कोई पूछता नहीं ऐसा नहीं, और संस्थानों में ना ऐसे पूछते नहीं है कि टीचर ये नहीं कहता भी पूछ लेना मेरे से। अभी ये बच्चा बता रहा था कि सर एक डिस्कशन बोर्ड होता है, वहां पे जाके खड़े और वहां कोई जाता है नहीं, ऐसे बता रहे थे। मैं थोड़ा सा हंसी आने लगी थी मुझे, मैं देख रहा था कि क्या चलता है सिस्टम ऐसा, ठीक। आप ये समझ गए, ये क्यों, ये तो वैसे नॉर्मल समझ गए। इसमें दिक्कत आ सकती है आपके, जिसके दिक्कत है तो बता दीजिए। बेटा आप बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी चीज यदि हम बाहर से मंगाएंगे, यदि उस पर हम शुल्क कम कर देंगे तो फिर सरकार को इनकम कम होगी, क्योंकि शुल्क से, टैक्स से ही तो सरकार को इनकम प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अब आइए नेक्स्ट। पांचवा है ना ये, है ना, 1 2 3 4 5। अब ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं, इस कारण से मैंने जानबूझकर इसको ले लिया, ठीक है। ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ये है, अब मैं इसलिए लेकर आया हूं, आपने लिख लिया होगा, मैंने इसलिए बताने का प्रयास किया है। ये 3 एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब ये मोस्ट टू मोस्ट लिखा हुआ नहीं है कहीं, भेजा नहीं क्या, अच्छा तभी मेरी तरफ देख रहे हो। इसको एक बार लिख लो, लिख लो, लिख लो, एक बार लिख लो। और नहीं वो रह गया होगा, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर मैं अभी बात करेंगे।
चले? चलो, होगी बात सारी। नेक्स्ट आ जाइए। एक और रह गया मेरे हिसाब से, वो भी शायद आपको नहीं भेजा मेरे हिसाब से। हैं? क्या चीज? आंसर रुको एक बार, वो टॉपिक तो कराऊं, आपको पता ही नहीं प्राथमिक घाटा क्या है। ठीक है ना, एक बार टॉपिक कराएंगे उसके बाद। ये करवाया कि नहीं करवाया? भेज दिया था क्या ये? हाँ, तो चालू खाते में आय के स्रोत है, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, वो तो मैं फिर भी कह सकता हूं। आइए, चालू खाते में आय के स्रोत। पहले तो ये जो चालू खाता आया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने वहां पर आपको चालू खाता कहीं नहीं लिखाया है, दिखाया हुआ है क्या? अच्छा, कौन सा है? राजस्व। चलो जी, राजस्व प्राप्ति यही था क्या? अब तो फिर निकाल ही लोगे। वही सिंपल सी बात है, अब तो हो ही जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बताइए? निगम कर चालू खाते में आय के स्रोत है, राजस्व प्राप्ति, निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और विश्व बैंक से प्राप्त ऋण। चालू खाता है, राजस्व प्राप्ति है, यही है। ठीक है भाई, चालू खाते का मतलब राजस्व प्राप्ति, ये लिखा दिया था क्या? देखो यहाँ लिखा नहीं हुआ आपका बेटा, मुझे लगता है लिखा दिया था कि नहीं लिखा है ना? हो गया था ना? तो बताओ कर आएगा क्या? ठीक है ना? और छोड़ो, चलो मुझे ये बताओ चौथे वाला आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, तो जिसमें चौथा है उसको हटा दो, ये नहीं है। नहीं हो सकता है भाई कोई मिसप्रिंट हो गई हो, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब तभी तो आप लोग तो जान ले लो यदि ऐसे कुछ आ जाए तो। लेकिन ये देखो आपके सामने प्रूव है, किताबें हैं, छपती है, हो जाता है कई बार। तो ये इसका आंसर निकालते हैं फिर अपने। निगम कर होगा तो एक वाला, ठीक है, ये है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, ये भी होगा। राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, इसको देखना पड़ेगा। ये बताइए क्या है, बताइए। राष्ट्रीय बचत पत्र, डाकघर, ये क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है या खर्चा है? प्राप्ति होती है, इसका मतलब ये नहीं है, और ये तो भाई वैसे नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, निकल गया। चलिए अब आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके आगे की बात। ठीक है, और वो है, लिखिए। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको यदि 2 मिनट डिस्कशन करना है तो अपने हिसाब से कर लो आप, क्योंकि है ना जब मैं बताऊंगा ना तो फिर ये चीजें क्या इधर उधर हो जाएगी, इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए आप, गड़बड़ी मत करो बिल्कुल भी। आइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ध्यान रखना, एक मैंने आपको राजकोषीय नीति करवाई थी
वो अलग बात है, ये अलग बात है। वहां मिक्स मत कर देना, ऐसा लगेगा कि एक जैसा सा है, एक जैसा नहीं है। आइए, ये जो राजकोषीय घाटा है, अब घाटा घाटा है साहब, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आय कम है और खर्चा कैसा है? ज्यादा। पहली बात तो भी घाटा तभी होता है, आय कम खर्चा ज्यादा। चले, आइए, यदि मैं आपसे ये कह दूं, मैं कह दूं आय ज्यादा है, व्यय कम है, तो इसे आप क्या कहोगे? राजकोषीय अधिशेष। ठीक है ना? याद कीजिए, राजस्व में मैंने आपको, हालांकि बातें अलग अलग है, लेकिन आपको वो चीजें सेम करनी है। राजकोषीय अधिशेष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिस्कल सरप्लस। उसको हमने क्या कहा था? रिवेन्यू सरप्लस। तो अंतर होता है, पूछा जाता है राजकोषीय अधिशेष क्या होता है। चले, आओ। अब इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा दो चीजें। सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल प्राप्तियां। अब आप देखिए, सरकार की कुल प्राप्तियां क्या है? कोई बताना चाहेगा? टोटल रिसिप्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये होती है राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। क्या मेरी बात समझ गए? राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। और सरकार की कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय कितना होगा? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। जहां भी आपको ना समझ में आए, रोक देना, बीच में रोक देना। चले, आइए, अब देखिए, ये जो है, इससे दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं। दो स्थितियां हमारे सामने आती है। आइए, चलो, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि यदि कुल प्राप्तियां ज्यादा हैं और कुल व्यय जो है कम है, तो ये क्या स्थिति होगी? लाभ की स्थिति। वैसे आप इसको क्या कह सकते हो? राजकोषीय अधिशेष। आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, राजकोषीय अधिशेष। राजकोषीय अधिशेष। दूसरी क्या स्थिति हो सकती है?
जो कुल प्राप्तियां हैं वो कम है और कुल व्यय कैसा है, ज्यादा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, घाटे की स्थिति। और वास्तव में यही क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा।